लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक, सो लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम अदर पीपल। आई थिंक कि आपने ये कोट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और ये कहीं अप्लाई हो ना हो बट यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ही एप्टली अप्लाई होता है। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हो आप बहुत चीज़ें सीखते हो, बट आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप खुद गलती करो और खुद सीखो। सबसे बेस्ट और सबसे स्मार्ट कैंडिडेट वही होता है जो अपने गलती से तो सीखे ही सीखे, साथ में दूसरों की गलतियों से भी सीखे। सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट 10 मिस्टेक जो 2023 प्री दे रहे हैं, एटलीस्ट उनको नहीं करना है। आई नो कि इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी बट फिर भी वो गलतियां आप करेंगे। सो दी मोटिव ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज़ कि चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड कराई जाएँ, चीज़ें आपको बार बार बताई जाएँ। मे भी कुछ लोग प्री के मोड में अभी नहीं आए होंगे, तो चाहे आपने प्रीलिम्स की पढ़ाई स्टार्ट की हो या ना की हो, बट इन 10 बातों को प्लीज़ डू रिमेंबर, अदरवाइज दिस मिस्टेक विल कॉस्ट यू योर 2023 अटेम्प्ट। बट बिफोर एनीथिंग मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग डाउट्स कि ये अटेम्प्ट हम दें या फिर स्किप कर दें। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। आपने अगर 4-5 महीने से तैयारी स्टार्ट की है और आप फ्लो में चीज़ें पढ़ रहे हो, आपकी बेसिक चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो प्लीज़ डोंट स्किप द अटेम्प्ट। तो जो ये डाउट आपके मन में है कि अटेम्प्ट दें या ना दें, इस चीज़ को आप बिल्कुल निकाल दो। और देखो, 2 चीज़ें मैं बताता हूँ जो कि मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगती हैं। पहली बात यह है कि मान लीजिए आप 2-3 महीने आपने प्री की तैयारी की और आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो जो आपने ये तैयारी की है वो आपको बहुत काम देगा अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। बट हियर आई कैन अश्योर यू कि आप अगर 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हो तो प्री आपका आराम से निकल जाएगा। थोड़ा आपको फोकस होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, प्री आपका निकल जाएगा। देखो, प्री निकालने का फ़ायदा क्या होता है, प्री और मेंस के बीच में जो आपको 3 महीना मिलेगा ना, उन 3 महीनों में आपकी पढ़ाई ऐसी होगी जो पूरे साल भर नहीं हुई होगी। आप अपने पोटेंशियल के 200% पे काम करोगे। बट वहीं आपका अगर प्री नहीं क्लियर होगा तो आप फिर डोरमेंट फेज़ में चले जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम हमको 1 साल बाद दिखता है, तो फिर वो 2-3 महीना इधर उधर करके चला जाता है और उसके बाद फिर से प्री के मोड में हम आ जाते हैं। मेंस की तैयारी हमारी कभी हो ही नहीं पाती है। डैट इज़ वाई आप इन 2-3 महीनों में एक गोल बना लो। सिंपल सा गोल आपका ये है कि आपको किसी भी हालत में बाय हुक और बाय क्रूक प्रीलिम्स क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए आपको चाहे 10 घंटा मेहनत करना हो, 12 घंटा करना हो, 14 घंटा करना हो, आप सब कुछ करोगे, बट आपको प्री क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। आप इस बार भी देखोगे जो यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके 1-2 हफ्ते बाद ही प्री का एग्ज़ाम होगा। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होगा बट वो प्री का एग्ज़ाम देंगे और प्री उनका क्लियर होगा। जब कोई इंसान 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पढ़ाई करके प्री क्लियर कर सकता है, तो आपके पास तो अभी 80-85 दिन बाकी हैं, आप बहुत आराम से क्लियर कर लोगे। ट्रस्ट मी, ये बात आप अपने दिमाग में एकदम डाल लो। नाउ लेट्स सी कि वो 10 मिस्टेक कौन से हैं विच यू हैव टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट। इन 2-3 महीनों में वो गलतियां तो भूल के भी नहीं करनी है। द फर्स्ट वन इज़ फोमो वर्सेस रिवीजन। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या है ना कि हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हों और उनको ये लगता है कि ये चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, ये बुक मैंने पढ़ लिया है, स्पेक्ट्रम मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लक्ष्मीकांत मैंने 15 बार पढ़ ली है, अब कुछ नया चीज़ पढ़ा जाए। ये पर्टिकुलर करंट अफेयर तो मैंने पढ़ लिया है, कहीं इस पर्टिकुलर बुकलेट से ना पूछ ले, और इसी चक्कर में वो रिवीजन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो कभी भी आप फोमो के ट्रैप में मत फंसना। हमेशा फोकस करो कि चीज़ों को रिवाइज़ करो। आप 2 पेज पढ़ो, आप 4 पेज पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज़ करो, रादर देन आप 10-12 पेज एक बार पढ़ो। कम से कम 3 से 4 रिवीजन की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है। हो सकता है कोई एक बार में ही क्लियर कर ले, तो वो गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है, सबके पास नहीं होती। बट जो नॉर्मल ह्यूमन बींग होते हैं उनको 3 से 4 रिवीजन चाहिए होता है एग्ज़ाम में चीज़ों को रिकलेक्ट करने के लिए, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप सफिशिएंट रिवीजन करोगे। मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में था तो कभी भी हम ORN में बुक लेने जाते थे, रूम से सोच के हम जाते थे कि ये पर्टिकुलर बुक लेनी है, ये विजन की करंट अफेयर लेनी है, बट मार्केट में जाके इतनी बुक्स देख के ना टेम्पटेशन होता था कि ये बुक ले लेते हैं, इससे पिछले साल क्वेश्चन फंसा था। तो एक बुक परचेस करने जाते थे बट 2-3 बुक लेके आते थे, एंड वो बुक सिर्फ पढ़ी रहती थी, 1-2 बार पढ़ते थे बट लास्ट में रिवीजन नहीं होता था। तो जो ये बुक कलेक्टिंग का हॉबी है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। फोमो पे ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं एग्जाम में उसी से आएगा। 200 कट ऑफ नहीं जाता तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। 90-95 कट ऑफ जा रहा है, आपको इफेक्टिवली 60 क्वेश्चन सही करने होते हैं, और वो क्वेश्चन आप जो अपने ट्रेडिशनल रिसोर्स पढ़ रहे हो, जो बेसिक बुक पढ़ रहे हो, उससे बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। द सेकेंड पॉइंट इज़ बैलेंस बिटवीन स्टैटिक एंड करंट। देखो, पेपर में 70% स्टैटिक आता है, 30% करंट आता है।
तो सिंपल लॉजिक आपको लगाना है। आपका जो टाइम है जो 3 महीना है उसमें से 70% टाइम आपको स्टैटिक को देना है, बाकी 30% टाइम आपको करंट को देना है। और आई कैन से विथ 100% श्योरिटी कि आप स्टैटिक पे कमांड कर लोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। इसीलिए आपको स्टैटिक और करंट के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। दिन में आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 7 घंटा आप स्टैटिक को दो, 3 घंटा आप करंट अफेयर को दो। क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि जो 3 महीना बचा हुआ है उसमें मैक्सिमम लोग अपना मैक्सिमम टाइम सिर्फ करंट अफेयर को दे देते हैं। और आप चाहे कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो, 1 सोर्स से, 2 सोर्स से, 3 सोर्स से, कभी आप 100% एक्यूरेसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर 30 क्वेश्चन करंट का आ रहा है और आप 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, बहुत अच्छा आपने करंट में कर लिया है। देयरफॉर प्लीज़ मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्टैटिक एंड करंट पोर्शन, और आपका ज़्यादा फोकस स्टैटिक पे होना चाहिए। लोगों के सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है, राइट टू मैरी कौन से आर्टिकल में आता है। तो पहले इन क्वेश्चन पे कमांड बनाओ, इन स्टैटिक पोर्शन पे कमांड बनाओ, फिर जो फ्रिंज टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के आप उनको देखना। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ। देखो जो ये UPSC का डार्क टनल है, इसमें जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ होप है, जो गाइडिंग लाइट है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि UPSC का जो सिलेबस है ना वो भी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है। स्पेशली आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो सिंपली एक एक लाइन मेंशन है, तो उसको डिकोड करने के लिए, UPSC की एरिया को डिफाइन करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम मास्टर कर लेना है। इन 3 महीनों में एटलीस्ट आप 2013 से लेके 2022 तक के PYQs एकदम रट जाओ। और इसीलिए मैंने एक MCQ पाठशाला करके चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल है। इसमें मैं डेली 10 MCQ पोस्ट करता हूँ उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उससे आप अपना छोटा नोट्स प्रिपेयर करो, जो आपको लास्ट के 1 वीक में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप सब ने विटनेस किया होगा कि जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आता है, आपके पास 10-15 दिन बचते हैं, उस टाइम पे काफ़ी डिलेमा होता है कि क्या रिवाइज़ करें। 1500-1600 पेज की बुक उठाएं कि टेस्ट सीरीज़ रिवाइज़ करें कि नोट्स रिवाइज़ करें। इन सब चीज़ों से अच्छा ये है कि आप जो PYQ के नोट्स प्रिपेयर किए रहोगे उनको रिवाइज़ करो। दैट विल एक्ट एज अ ब्रह्मास्त्र इन योर UPSC प्रीलिम्स। दिस इज़ MCQ पाठशाला टेलीग्राम चैनल, और पिछले 11 दिन से हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2022 का सारा पेपर हमने सॉल्व कर दिया है, अब 2021 पे हैं हम। आप ये देख सकते हो डेली 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट होते हैं, उसके साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इन एक्सप्लेनेशन से आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो एंड दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि PYQ इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ये क्वेश्चन देखो 2010 में आया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन 2013 में आया था, और सेम वैसा ही क्वेश्चन 2021 में आया था। सब में ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर की बात कर रहा है। आप ये देखो, मैंने इसको पहले भी शेयर किया है। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है UPSC में जो बार बार रिपीट होते हैं। 2022 का क्वेश्चन है ये, 2021 का है ये भी 2021 का है, ये 2022 का है, 2020 का है, ये 2019 का है। सारी चीज़ों में देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिन पे UPSC का फोकस होता है, लाइक राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स। तो जब भी चीज़ें आप प्रिपेयर करो इन पे ज़्यादा फोकस रखो। उसी तरह आप ये देखोगे कि जो भी चीज़ें बायो से रिलेटेड होती हैं, जिनका प्रीफिक्स बायो होता है, UPSC जनरली क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल बायो फिल्म हो गया, बायोचार हो गया, बायो रॉक हो गया, बायो रेमिडिएशन हो गया। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग PYQ थीम्स। और मैंने हर सब्जेक्ट के थीम्स, रिपीटेड टॉपिक्स की एक वीडियो बना के प्लस उसका एक कंपाइल्ड PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। You can see this is the repeated themes and repeated topics from 2013 to 2022। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो UPSC बार बार पूछा है, जिन टॉपिक्स पे UPSC का फोकस है, उन पे आप ज़्यादा फोकस रखो। क्योंकि जो लोग पेपर प्रिपेयर करते हैं वो भी पहले PYQs ही देखते हैं कि पहले कैसा क्वेश्चन पूछा गया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि UPSC में आपको कोई भी चीज़ें फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है। खासकर मैंने देखा है कि लोग CSET को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। लास्ट 2-3 ईयर से आप देखोगे तो CSET जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का ना रह के अब डिसाइड करता है कि आप लिस्ट में रहोगे या फिर नहीं रहोगे। तो जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं उसको आप फॉर ग्रांटेड कभी नहीं ले सकते हो। और जब 1-2 मार्क्स आपका रुकता है, खासकर CSET की वजह से आपका प्रीलिम्स रुकता है, तो जो वो फीलिंग होती है ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। कुछ रियलिटी चेक मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे देखो पेपर 1 में 95 है और यहाँ पे CSET में फेल है। पेपर 1 में 98 है, यहाँ पे CSET में फेल। पेपर 1 में 96, CSET में फेल। पेपर 1 में 94, CSET में फेल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप पेपर 1 में चाहे कितना भी अच्छा कर लो, अगर CSET में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाओगे, CSET को अच्छे से फोकस नहीं करोगे, तो सारी मेहनत आपकी धरी की धरी रह जाएगी।
इवन सीसेट की बात क्या करना है, मेंस में कई लोग जो लैंग्वेज पेपर होता है उसको भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप यहाँ पे एक रिजल्ट देख सकते हो, इनका कंपलसरी पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ था और इसीलिए इनके जो बाकी पेपर हैं वो इवेलुएट ही नहीं हुए। तो प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना आप। सीसेट के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, बट सीसेट को प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा। जैसे आप GS1 के लिए फोकस करते हो, GS1 के लिए स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हो, उसी तरह आपको GS2 को भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि इजी क्वेश्चंस को गलत करना। अगर आप इजी क्वेश्चंस गलत कर रहे हो तो अपनी कब्र आप खुद ही खोद रहे हो, क्योंकि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बट सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको 3 मिल जाएगा और ईजी करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। और एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना, जो क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, जो कोई इक्का दुक्का लोग सॉल्व कर पाते हैं, कभी भी कट ऑफ उनसे नहीं प्रिपेयर होता है। जो क्वेश्चन इजी होते हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जो सिटर्स होते हैं, जो आपके बेसिक मटेरियल्स में दिए गए होते हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आप गलत कर रहे हो तो हर गलत क्वेश्चन के साथ साथ आपके सिलेक्शन का चांस भी कम होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन था एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि जो सीरियस कैंडिडेट है उनका ये गलत हो। उसी तरह 2019 में आया था कि अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, ये एकदम ईजी क्वेश्चन था। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर नॉर्मली अकर्स इन, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्यूबिट क्या होता है, इससे ईजी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। देखो जो क्वेश्चन इजी होते हैं या टफ होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, आई एग्री। हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो बट आपके लिए टफ हो, बट कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो सबके लिए इजी होता है। जैसे ये क्यूबिट का क्वेश्चन हो गया, तो ये सबके लिए इजी है और ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में एग्जाम में गलत करके नहीं आने हैं। नेक्स्ट इज नॉट यूजिंग पेरिफेरल नॉलेज एंड एलिमिनेशन टेक्निक। अभी भी पेपर में आप देखोगे तो कई जगह एलिमिनेशन टेक्निक लगता है, आपका जो पेरिफेरल नॉलेज है वो लगता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली पढ़े रहो और एग्जाम में वो चीज़ आ जाए। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तब भी आप 30 से 35 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करेक्ट कर पाओगे, जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ इसका आंसर यही है। बट उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको अपने पेरिफेरल नॉलेज से, आपको अपने एलिमिनेशन टेक्निक से, अपने लॉजिकल गेसिंग के थ्रू ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एग्ज़ाम में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट यूज़ है और इसको आप इग्नोर मत करना। आप मुझे कमेंट करो एंड इफ़ यू वांट कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एलिमिनेशन टेक्निक से या फिर पेरिफेरल नॉलेज से सॉल्व करें तो उसकी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्लान करते हैं। नेक्स्ट इज़ टेस्ट सीरीज़। आप चाहे 10 टेस्ट लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, बट जब तक उन टेस्ट को आप एनालाइज नहीं करोगे, उससे कुछ लर्न नहीं करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट सीरीज़ लगाने का। और मैंने एक वीडियो बनाया था टेस्ट सीरीज़ पे। आप इस तरह का चार्ट बना सकते हो कि पहले राउंड में कितना करेक्ट हुआ, दूसरे में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप लॉजिकल गेस लगाते हो या फिर जिनमें आप श्योर नहीं होते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है। सिर्फ यूज़ एंड थ्रो करोगे टेस्ट को तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा यही है कि आप टेस्ट मत लगाओ। टेस्ट लगाने का सिंपल मोटिव ये होता है कि आप उससे सीख पाओ कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाओ। अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिसहार्टन मत हो, इसको पॉजिटिव वे में लो कि आपको सीखने को मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने क्यों गलत किया। जितनी भी गलतियाँ आपको करनी है आप अभी कर लो ताकि एग्ज़ाम में जाके वो गलतियाँ आप ना करो। नेक्स्ट एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यूज़ ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स। अभी से 2-3 साल पहले तक टेलीग्राम ग्रुप्स का इतना ज़्यादा मशरूमिंग नहीं हुआ था जितना पिछले 1-2 साल में हो गया है। और टू बी फ्रैंक, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप में कुछ नहीं होता है, सिर्फ टाइम पास होता है। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। आप कोई कमेंट करोगे, फिर आप वेट करोगे कि उस कमेंट का कौन क्या रिप्लाई करता है, फिर जाके आप कमेंट करोगे, और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। नो डाउट टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपकी तैयारी के लिए। फ्री टेस्ट मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, कई टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल भी है। तो आई सजेस्ट कि आप चैनल को ज्वाइन करो, बट ऐसे कोई फालतू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें बेकार का टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। और ये टाइम बहुत क्रूशियल है क्योंकि आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट काउंटेड है, इसीलिए आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी फालतू एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि पीएचडी करना अवॉइड करिए। क्या होता है कि कोई फेवरेट टीचर होता है हमारा, कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो दिन रात हम उसी को पढ़ते हैं। किसी का पॉलिटी फेवरेट हुआ तो हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन वो पॉलिटी ही पढ़ेगा। किसी का मॉडर्न हिस्ट्री फेवरेट हुआ तो वो मैक्सिमम टाइम मॉडर्न हिस्ट्री पे देगा। बट ये चीज़ आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम में सब कुछ प्रोपोर्शनेट आता है और किस टॉपिक का कितना वेटेज है उस हिसाब से आप अपना टाइम एलोकेट करिए।
जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है उस पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो पोर्शन आपका वीक है उसको आप एवरेज आउट करो, उसको वीक मत रहने दो। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर में बेसिक चीज़ें पढ़ लो आप, एनवायरनमेंट में बेसिक चीज़ें पढ़ लो आप, रादर देन कि आप दिन रात बस पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहो जो आपका कंफर्ट जोन है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि रीडिंग इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वॉचिंग। मैंने क्या नोटिस किया है ना कि फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अभी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जो एडिटोरियल्स का डिस्कशन करते हैं, और बहुत लोग सिर्फ वो डिस्कशन देखते हैं, बाकी न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, उसको नहीं पढ़ते हैं। तो देखो लॉन्ग टर्म में आपको रीडिंग फ़ायदा करेगा, ना कि सिर्फ लेक्चर को देखना। लेक्चर को आप देखिए चीज़ों को समझने के लिए, बट चीज़ों को देखने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद जाके आप बुक से पढ़िए। देखो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी होती है ना कि जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं तो थोड़ा कंफर्ट लगता है, थोड़ा आराम लगता है, हम चीज़ों को पैसिवली पढ़ रहे होते हैं, कोई पढ़ा रहा है हम सुन रहे हैं। बट जब हम खुद से कोई बुक पढ़ते हैं, खुद से कोई आर्टिकल पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे हमारी एक्टिवली पढ़ाई होती है, और जो चीज़ आप पढ़ के समझ जाओगे ना वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोई चीज़ आप सिंपली देख के जाओ। नाउ लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस 3 महीने की तैयारी में, इनफैक्ट 3 महीना क्या आपकी यूपीएससी की तैयारी में, कि आपको अपने दिमाग से ये चीज़ें बिल्कुल निकाल देनी है कि लोग क्या कहेंगे। अभी तक तुम प्री की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा प्री ही क्लियर नहीं हुआ, सोसाइटल प्रेशर जो आता है, लोगों को जवाब क्या देंगे, तो जब तक आप ये चीज़ें सोचोगे कि दूसरों को क्या जवाब देना है, आप अपने पढ़ाई पे, आप अपने गोल पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या होता है कि सामने वाला तो पूछ लेता है कि भाई क्या कर रहे हो, कब तक प्री का एग्ज़ाम दोगे, कुछ और दो, वो चीज़ पूछ के उनके लिए बात ख़त्म हो जाती है, बट ये बात आपके दिमाग में रहती है, आपकी साइकोलॉजी को हॉन्ट करता है, आपकी एफिशिएंसी को बहुत ही लो करता है। तो जब तक आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, इसको तो आप सोचना बंद कर दो। जो सोचना है, जो खुद से क्वेश्चन करना है, वो ये करना है कि क्या आप सभी बस तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है कि नहीं है। बहुत लोग ऐसा है ना कि सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ रहे हो, कोई रिसोर्स को पढ़ रहे हो, तो उनके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो जब तक डाउट के इस फेज़ में आप रहोगे, एग्ज़ाम को क्लियर करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। बट अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो, अपने अंदर सिर्फ एक सेल्फ बिलीफ रखो कि एग्ज़ाम तो आपका क्लियर होगा ही। अपने दिमाग के किसी भी कॉर्नर में कोई भी डाउट छोड़ना ही नहीं है। और जब इस तैयारी में आप आ ही गए हो तो अपना 200-300% दो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। एटलीस्ट इन 3 महीनों में आप इतना एफर्ट दे दो कि 28 तारीख को पेपर देने के बाद दिमाग में कहीं ये चीज़ ना आए कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता।